हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरार के लिए आपकी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के लिए पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक स्टेट के पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का सेशन के लिए। सबसे पहले है देयर आर डैश नंबर ऑफ आयंस इन दिस मॉलिक्यूल। और ये जो क्वेश्चन है यूपी टीजीटी साइंस तो छोड़िए, ये तो टीजीटी छोड़िए, सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। सीएसआईआर नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। और ये मॉलिक्यूल देखने में तो ऐसे अगर आप सोचो कि 5 अमोनिया और 3 क्लोरीन को बाहर लगा दो, ऐसा नहीं होता। दिस मॉलिक्यूल इज एग्जिस्टिंग एट COCl3.5NH3 जो है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है CONH3 का होल 5 और क्लोरीन एक अंदर रहेगा और Cl2 इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें जब आप नंबर ऑफ आयंस देखोगे तो ये टूटेगा 3 आयंस में CO और ये NH3 का होल 5 क्लोरीन, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और साथ में 2 क्लोराइड आयंस निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हुए थे वो 3 आएंगे। 3 आयंस यहाँ पे टूट रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी के अलावा ये पीवाईक्यू रह चुका है सीएसआईआर नेट का भी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या रहेगी। अब ये जो एसिटो एसिटेट, ये बीच में जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये तो सेंटर मेटल हो गया, और जो ACAC एसिटो एसिटेट ये होता है बाइडेंटेड लीगेंड। दिस इज अ बाइडेंटेड लीगेंड, मतलब डेंटिसिटी इसकी 2 रहेगी। और जो OH है हाइड्रोक्सिल, दिस इज OH माइनस होता है एंड इट इज अ मोनोडेंटेड लीगेंड। इट इज अ मोनोडेंटेड लीगेंड, डेंटिसिटी एक ही रहेगी। अब इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने मेटल्स के थ्रू यहाँ पे बाइंड किए जा रहे हैं साइड्स। तो ACAC के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक की डेंटिसिटी है 2, प्लस OH की 2 मॉलिक्यूल्स हैं और उसकी डेंटिसिटी है 1। ये निकल के आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये रही कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये रही कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 8। ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो गए, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होके डी ऑप्शन आ जाएगा। और 8 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आती है तो इसमें स्क्वायर एंटी प्रिज्म ही बनता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म ही फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये A और B यहाँ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड और हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ फॉर्म में रिएक्ट करे। अगर क्लोरीन के साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोल्ड और डाइल्यूट के फॉर्म में दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। हम दोनों ही केसेस डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट देखो NaOH अगर लिया आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो तब बनता है NaClO3, तब बन जाएगा NaClO3। और इसके साथ NaCl मॉलिक्यूल भी निकलेगा और साथ में H2O भी निकल जाएगा। और ये साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट ये रहा A। इसी की अगर यही NaOH अगर यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट होता, उस केस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन होकर NaOCl फॉर्म होगा और साथ में NaCl और वाटर मॉलिक्यूल ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलरली ऊपर भी ये साइड प्रोडक्ट हैं और ये NaCOCl यहाँ मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लेते। मतलब का हमारी फर्स्ट रिएक्शन इस क्वेश्चन के लिए। और जो दूसरी रिएक्शन गिवन है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी ड्राई लिया हुआ है, ड्राई लिया है। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करो तो ये क्लोरीनेशन NaOCl का होल ट्वाइस बन जाएगा और साथ में जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl निकल जाएगा।
इस तरीके से HCl साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मेनली हमें क्या बात करनी थी, बी प्रोडक्ट की। तो बी प्रोडक्ट CaOCl होल ट्वाइस और यहाँ पे NaClO3 सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे कैल्शियम OCl होल ट्वाइस। ऑप्शंस में देखो NaClO3, ये NaOCl ये हॉट, ये डाइल्यूट और साथ में कोल्ड कंडीशंस की बात करी जा रही है, ये दोनों तो नहीं बनेंगे। और दूसरा ClO3 का होल ट्वाइस नहीं, CaOCl का होल ट्वाइस बनेगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अब मार्शल्स में और ओलियम में, इन दोनों एसिड्स में नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O और साथ में SOH बॉन्ड निकालने हैं। बस इसमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो। मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8 और इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर कभी भी कोई भी आप सल्फर के एसिड या ऑक्सो एसिड्स आप बनाते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करी जाएगी तो यहाँ 16 और साथ में यहाँ पे कैलकुलेट करने पे ये +7 ऑक्सीडेशन में आएगा। इन केस अगर यहाँ पे आपको ऑक्सी और परऑक्सी लिंकेज निकालनी होती है, तो अगर किसी केस में कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो कि यहाँ पे दी हुई है बिकॉज सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर के केस में +6 है बिकॉज ये ऑक्सीजन फैमिली का है, लेकिन यहाँ +7 आ चुकी है। इस केस में पर ऑक्सी लिंकेज होती है, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ये सल्फर और दूसरे सल्फर के बीच में ये SOO ये होती है पर ऑक्सी लिंकेज, और सल्फर में एक OH दूसरी साइड और सल्फर बनाता है 2 डबल बॉन्ड O। इस तरीके से सल्फर के टोटल 6 बॉन्ड्स बन चुके हैं हर जगह, और यही बनता है मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप S डबल बॉन्ड O देखोगे तो 4 मिलेंगे और SOH बॉन्ड देखेंगे तो वो आपको 2 नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर ओलियम वाला केस देखो, अगर हम ओलियम वाला केस देखें, ओलियम होता है H2S2O7 और इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो सल्फर की निकल के आएगी +6, और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेटेड और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस के बेसिस पे परऑक्सी लिंकेज निकाली, मतलब जो मेटल है वो दूसरे मेटल से परऑक्सी लिंकेज में बाइंड होगा। इसी तरीके से अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, उस केस में ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होती है। उस केस में ऑक्सी लिंकेज मतलब MOM इस तरीके की लिंकेज प्रेजेंट होगी। इसके अलावा ये तो पहला केस था, ये दूसरा केस हुआ। तीसरा केस, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम आए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, उस केस में ये जो है मेटल मेटल लिंकेज प्रेजेंट होती है। उस केस में सारी बीच में ऑक्सी बॉन्ड्स खत्म और डायरेक्ट मेटल की मेटल के साथ बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और ये जो केस है ओलियम का, ये पहला, और दूसरा हम अगर ओलियम का केस देखें, ओलियम के केस में ये सल्फर +6 ऑक्सीडेशन मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी लिंकेज से बाइंड होंगे, और ये डबल बॉन्ड O ये फिक्स रहेगा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में रहता है, और ये बन जाएगा ओलियम का स्ट्रक्चर। इसमें S डबल बॉन्ड O और SOH बॉन्ड आपको देखने हैं कि कितने होंगे। S डबल बॉन्ड O 4 नजर आएंगे और OH भी 4, इसमें 2 नजर आएंगे, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, मार्शल्स एसिड से रिजेंबल करेंगे। तो दोनों में ही S डबल बॉन्ड O और SOH का नंबर सेम है, 4 and 2। ए ही ऑप्शन में दोनों सेम गिवन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट अब हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, विज्ञान वृक्ष में आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टारगेटेड असाइनमेंट विद सॉल्यूशंस और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस और साथ में आपको मिलता है डाउट फैसिलिटी विथ प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स अभी आपको ऑफर में मिल रहा है मात्र 5999 में। और ये कोर्स में अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के और फीचर्स देखना चाहें तो विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करके आप बाकी फीचर्स भी चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक नजर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से मोस्ट स्टेबल स्पीशीज कौन सी होगी। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो ये AgI2 और माइनस, अगर इसकी स्टेबिलिटी देखो तो यहाँ पे जितने भी हैं, अगर स्टेबिलिटी एज इट इज तो नहीं समझ में आएगी, सिर्फ इसका एक ही कंसेप्ट से आंसर आ सकता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से इसमें आंसर आएगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से आंसर आएगा। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर हार्ड एटम हार्ड के साथ बाइंड है, अगर हार्ड के साथ बाइंड है तो ये स्टेबल होगा। इसी तरीके से सॉफ्ट अगर सॉफ्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा है तो वो स्टेबल होगा। और इसी तरीके से हार्ड अगर सॉफ्ट के साथ है या सॉफ्ट हार्ड के साथ है तो ऐसे केसेस अनस्टेबल वाले हो जाते हैं, ये अनस्टेबल वाले केसेस हो जाएंगे। अब ऑप्शंस में अगर आप देखें तो हम हार्डनेस कैसे निकालते हैं वो चीज़ जरा देख लेंगे। जो हार्डनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हार्डनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और इसका वाइस वर्सा ट्रू हो जाएगा सॉफ्टनेस के लिए। अब एक एक करके अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में गिवन है AgI2 माइनस। अब इसमें आपको नजर आएगा सिल्वर पॉजिटिव और I नेगेटिव। सिल्वर पॉजिटिव होता है लार्ज साइज का, और दूसरा इसमें चार्ज डेंसिटी भी कम है, चार्ज डेंसिटी सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पर्टिकुलर आयन होता है सॉफ्ट नेचर का। सिल्वर पॉजिटिव आयन होता है सॉफ्ट नेचर का और आयोडीन होता है लार्जर ग्रुप का, सॉरी लार्जर पीरियड का। इसी वजह से ये लार्ज होने की वजह से साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो ये पर्टिकुलर आयन सॉफ्ट नेचर का होगा, ये होगा सॉफ्ट नेचर का। सॉफ्ट होगा तो फिर यहाँ पे साइज ज्यादा तो हार्डनेस कम मतलब सॉफ्टनेस ज्यादा, बिल्कुल वाइस वर्सा चीजें चलेंगी। सॉफ्ट इंटरेक्शन है तो ये पर्टिकुलर आयन स्टेबल होगा, सॉरी ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इसी के ही अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो COF6 3 नेगेटिव, इसमें देखो कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और F माइनस आयन प्रेजेंट है। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये बन जाता है, अब ये अभी हो जाएगा +3, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये हार्ड नेचर का होगा। ये एक तरीके से कह लो, चाहे आपका बॉर्डर लाइन भी आप कह सकते हो, लेकिन होगा ये ओवरऑल हार्ड नेचर का। और ये F माइनस ये तो होता ही हार्ड है, छोटा है, ऊपर से छोटे साइज होने की वजह से जितने छोटे होंगे वो उतने हार्ड होंगे, हार्ड साइज कम हार्डनेस ज्यादा, तो ये दोनों हार्ड इंटरेक्शंस की वजह से ये दोनों भी स्टेबल होंगे। तो ये भी स्टेबल हो गया, लास्ट वाला भी स्टेबल आ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड में है CONCS का होल 4 2 माइनस, इसमें कोबाल्ट है प्लस, NCS माइनस आयन होता है ये, तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड इट इज बॉर्डर लाइन हार्ड, और बॉर्डर लाइन हार्ड है NCS में। NCS माइनस आयन में नाइट्रोजन होती है बाइंडिंग साइड, N इज बाइंडिंग साइड,
ये अगर बाइंडिंग साइट है और नाइट्रोजन के थ्रू अगर बाइंड कर रहा है NCS है, अगर SCN होता तो सल्फर के थ्रू बाइंडिंग होती, और सल्फर से बाइंड करता तो वो होता सॉफ्ट। सल्फर लार्ज साइज का है, वो सॉफ्ट बाइंडिंग दिखाएगा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन से बाइंडिंग होने की वजह से ये पर्टिकुलर हो जाता है हार्ड नेचर का। और हार्ड, ये दोनों भी आपके बॉर्डर लाइन हार्ड, तो ओवरऑल ये मिलकर के भी स्टेबल ही बनाएंगे, ये भी स्टेबल बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में एक जैसे इंटरेक्शंस मिलेंगे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जिसमें सारे स्टेबल दिए हुए हैं। इसके अलावा AgF2 की अगर बात करो तो नेक्स्ट पेज में इसमें हम चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर सेकंड ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। AgF2 माइनस, हमने देखा था इसमें सिल्वर प्लस है और F माइनस है, और सिल्वर प्लस होता है सॉफ्ट नेचर का, लार्ज साइज का है, और F माइनस होता है हार्ड नेचर का, ये स्मॉल है क्योंकि। तो इस हिसाब से ये सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन है और ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल फॉर्मेशन करेगा, ये स्टेबल नहीं होंगे। तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट इसी तरीके से आप कोबाल्ट यहाँ +3 है और इसके साथ ये हार्ड हो जाएगा, और साइनाइड माइनस से सॉफ्ट इंट्रैक्शंस आएंगे, तो ओवरऑल मिलजुल के ये भी स्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखोगे कोबाल्ट +2 है और SCN माइनस और सल्फर के थ्रू बाइंडिंग है, सल्फर के थ्रू बाइंडिंग है, तो ये सॉफ्ट नेचर का होगा, और कोबाल्ट +2 हार्ड है, तो ये भी अनस्टेबल इंट्रैक्शंस ही देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये भी अनस्टेबल इंट्रैक्शंस हो जाएंगे। तो कोई एक भी अगर आपने सेट में ऐसा पहचान लिया जो अनस्टेबल है, वो सेट आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल ग्रुप्स आर फोटोकेमिकली एक्टिव बिकॉज, कार्बोनिल ग्रुप्स जिसमें होते हैं इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, इसमें हमें एक सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड भी, और ये लोन पेयर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें लोन पेयर्स का मतलब है इसमें आपके नॉन बॉन्डिंग, ये लोन पेयर्स जो होते हैं दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते उनको लोन पेयर कहते हैं, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। और नॉन बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार भी मिलते हैं, और पाई बॉन्ड की वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी कार्बोनिल में देखने को मिलता है। इन दोनों ट्रांजिशंस की वजह से ये पर्टिकुलर फोटोकेमिकली एक्टिव हो जाता है, इसी वजह से ये फोटोकेमिकली एक्टिव होते हैं, फोटोकेमिकली एक्टिव होते हैं। मतलब आपने सनलाइट डाली तो ऐसे ट्रांजिशंस आ जाएंगे और ये फोटोकेमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, बिकॉज इसमें बोथ पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो ये ओनली पाई और ओनली एन नहीं, दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोकेमिकली एक्टिव होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से अगर बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर का रीजन क्या होता है। पोटेशियम का डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर आता है, और ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन, इसमें 2 पोटेशियम पॉजिटिव और Cr2O7 2- आयन प्रेजेंट होता है। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +6, बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। मान लेते हैं X है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में 7 ऑक्साइड आयन, जिसमें एक ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे है -2 चार्ज। सॉल्व करोगे तो 2x बराबर -2, ये 14 वैल्यू दूसरे साइड जाएगी, प्लस का 14 हो जाएगी, 2x बराबर +12 और x की वैल्यू +6 निकल के आ जाएगी। यहाँ से आपको दिख गया होगा कैसे यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये देखो क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्रोमियम का अकेले का देखो तो 4s2, और साथ में इसमें ये होता है 3d, ये होता है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 के 6 निकल गए, तो ये बन जाएगा 3d में 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और इसमें तब भी इंटेंस कलर आता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, दैट मीन्स नो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अदरवाइज कोई डी ट्रांजिशन नहीं होंगी। अब इसका रीजन तब भी इंटेंस कलर आता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, एक मेटल टू लीगेंड और दूसरा लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये हमने लास्ट कोऑर्डिनेशन के लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो लीगेंड को डोनेट करेगा नहीं, बल्कि ये लीगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी वजह से इसमें देखने को मिलेगा लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब लीगेंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर रीजन होता है इसके कलर का। तो ऑप्शन लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांजिशन इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेम रीजन होता है फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट, सेम फॉर KMnO4, जिसमें मैग्नीज आयन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 3D0, और इसका भी वही LMCT ही कलर का रीजन आता है, इसका भी वही सेम रीजन आता है, इंटेंस कलर, और इसमें पर्पल कलर होता है, इंटेंस पर्पल कलर, और इसमें भी कोई डी ट्रांजिशन नहीं होंगे बिकॉज डी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और FF ट्रांजिशन तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे, डी की बात नहीं होगी इनमें। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है NOCl और NaNO3 रिएक्ट विथ लिक्विड N2O4 इन टू प्रोड्यूस। अब ये NOCl और साथ में NaNO3 N2O4 ये सॉल्वेंट है। इनमें से अगर आप आयंस देखो NO पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, अगर ये N2O4 जो सॉल्वेंट गिवन है ये टूटेगा NO पॉजिटिव में और साथ में NO3 माइनस में। ये इसकी खुद की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये इसकी खुद की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आप देख सकते हो इसमें NO पॉजिटिव भी है, NO3 माइनस भी है, तो इसी तरीके से ये मिल करके ये N2O4 मिल जाएगा, N2O4 मिल जाएगा और साथ में NaCl मिल जाएगा, ये इसमें NaCl मिल जाएगा, NaNO3 नहीं, N2O4 और NaCl साथ में मिल जाएगा। जस्ट आपको आयंस बनाने हैं और उनको रिप्लेस कर देना है ऑपोजिट साइन से, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड Re का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा, रीनियम का कौन सा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। तो अगर इनके क्लोराइड्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर ये Re होता है, ये होता है ग्रुप नंबर 7 का, ग्रुप नंबर 7 मतलब मैग्नीज की फैमिली में आता है, मैग्नीज की फैमिली में आता है ये टेक्नीशियम, उसके नीचे आता है Re, ये है ग्रुप नंबर 7, ये हमने ग्रुप नंबर 7 की बात करी। अब होता क्या है, ये है 3D5, ये 3D5 4D5 और ये 5D5 कॉन्फ़िगरेशन। इनमें वैसे तो अगर देखो Re 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का आप कह सकते हो, बट जो ReCl5 में अगर आप ये सोचो कि Re +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए और ये 5D0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, लेकिन वो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती बिकॉज ये आयन टूट जाता है, ReCl ये टूटेगा ReCl3 में और Cl2 आयन मिल जाएगा, और ReCl3 इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यही इसका मोस्ट स्टेबल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यही इसका मोस्ट स्टेबल बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें 5D में 0 और साथ में S में, एक सेकेंड, इसमें ये वाला इसका रीजन हटा दीजिए बिकॉज इसमें D में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाएंगे। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब CFSC वैल्यू D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या यहाँ पे 0 होंगी, कैसी होंगी, किस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का फर्क पड़ेगा। D0 अगर D0 है तो स्प्लिटिंग अगर होती है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये अगर हम कौन सी फील्ड है, वीक फील्ड लीगेंड, मतलब इसमें CFSC मान लीजिए नहीं गिवन है तो हम जनरली मानकर चलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड रही होगी और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं आएंगे, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो चाहे वीक फील्ड लीगेंड हो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, CFSC 0 रहेगी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। इसी तरीके से D10 वाला अगर केस है
तो चाहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो चाहे टेट्राहेड्रल फील्ड हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। तब तो यहाँ पेयरिंग की बात ही नहीं होगी, चाहे कैसा भी लिगेंड हो पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो जाएंगे। तो इस केस में भी CFSC वैल्यू 0 ही आएगी। दोनों ही केसेस में, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जीरो ही रहेगी। तो इस केस में CFSC 0 रहेगी इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। कोई लिगेंड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर केस में 0 ही आएगी। अगला देखिए, नेक्स्ट, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें वाटर गैस की बात करें तो ये CO और साथ में H2O, ये होती है वाटर गैस और ये कन्वर्ट हो जाती है CO2 और H2 में। तो इसको ही कहा जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस कन्वर्ट हो गई, वाटर गैस यहाँ CO और H2O दिया हुआ है डी ऑप्शन में, और ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो चुकी है। ये रही वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको OSO4 और कार्बोनिल, और ये किस तरीके की रिएक्शन है, इस रिएक्शन में पूछा है किस तरीके की होगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑस्मियम और O4 मॉलिक्यूल है और 9 कार्बोनिल के मॉलिक्यूल्स के साथ OS कार्बोनिल का होल 5 और साथ में 4 CO2 के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। होगा क्या, ऑस्मियम ये जो O अटैच्ड है ये O2 माइनस है, दिस इज O2 माइनस, और O2 माइनस है तो ऑस्मियम इसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो कार्बोनिल होता है दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। CO जो होता है, ये जो CO मॉलिक्यूल है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऑस्मियम यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो +8 से 0 में आ चुका है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो चुका है इसका। और ये जो ऑस्मियम है ये मॉलिक्यूल जब कार्बोनिल के साथ आता है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। और कार्बोनाइलेशन के अलावा यहाँ रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो रिएक्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डायरेक्ट कार्बोनिल रिएक्शन नहीं हो रही, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन हो रहा है, रिडक्शन हुआ है, इसीलिए इसको रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सिर्फ रिडक्शन नहीं, कार्बोनिल ग्रुप्स जहां आकर ऐड करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, डायरेक्ट कार्बोनिल से यहाँ पे डायरेक्ट लिगेंड्स के फॉर्म में वो अटैक करेंगे, कोऑर्डिनेट लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा हुआ है और ये सारे एलिमेंट्स हैं F ब्लॉक के, F ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं। तो लेंथेनम +3, अगर हम सारे के सारे 14 एलिमेंट्स देखें तो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको जिस भी राइम के थ्रू याद हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये रहे सारे के सारे 14 F ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं 14। तो लेफ्ट टू राइट जब आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हो इन जनरल पीरियोडिक टेबल, वही ट्रेंड यहाँ फॉलो होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो लेफ्ट टू राइट जाने पे बाहर वाली शेल में साइज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ओवरऑल साइज घटने लगेगा। तो जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है जब आयोनिक रेडियस की बात करते हैं तो बिल्कुल यही जनरल ट्रेंड फॉलो होगा जो हर एक पीरियड में अमंग S ब्लॉक, P ब्लॉक चाहे D ब्लॉक वो फॉलो होता है। तो ल्यूटेशियम का साइज सबसे छोटा होगा, ल्यूटेशियम का साइज देखिए सबसे छोटा, और लेंथेनम का साइज सबसे लार्ज होगा। इसमें देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है तो ल्यूटेशियम सबसे छोटा ही निकल के आएगा। और इटर्बियम यहाँ पे क्या ही सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, ल्यूटेशियम का साइज सबसे लार्ज दे दिया, लार्ज तो साइज इसका नहीं होगा, दिस इज लार्जेस्ट। और फिर उसके बाद ल्यूटेशियम स्मॉलेस्ट होगा, जहां ल्यूटेशियम स्मॉलेस्ट है ये रहा,
और फिर लेंथेनम लार्जेस्ट, फिर EU नेक्स्ट वाला ये रहा, और फिर उसके बाद इटर्बियम ये रहा, इटर्बियम YB। Y नहीं, Y अगर दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर आयन है, Y3+ है पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर आयन है 4D सीरीज का, और 4D सीरीज में नीचे ऊपर है ये एलिमेंट, तो वैसे भी इसका साइज वो थोड़ा सा छोटा ही होगा क्योंकि नीचे आने में साइज बढ़ जाता है। बस इतना ध्यान रखो, लेंथेनम का लार्जेस्ट होगा, उस हिसाब से आपके सारे सीरीज में ऑप्शंस एलिमिनेट होके बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे मेटेलिक रेडियस की बात होती एफ ब्लॉक में, अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करते यही एफ ब्लॉक में, तो एक्सेप्शन होता है यूरोपियम की सबसे ज्यादा, फिर इटर्बियम की, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन। आपको मूव करते जाना है ER और फिर TM, और Y भी तो पहले आ ही चुका है, और लास्ट में ल्यूटेशियम। बस ये एक्सेप्शन होता है अगर मेटेलिक रेडियाई हो, यहाँ आयंस के फॉर्म में है तो जनरल ट्रेंड फॉर्म होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन मेटेलिक रेडियाई का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें भी कंपाउंड गिवन है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी हुई है सीरियम नाइट्रेट का। अब इसमें अगर सीरियम और नाइट्रेट NO3 का होल 6, NO3 का होल 6 और 2- NO3 माइनस जो लीगेंड गिवन है, इट इज अ बाइडेंटेड लीगेंड, और ये कैसे बाइंड करता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करता है। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है इसकी 6 लीगेंड्स है, बाइडेंटेड है, मिला करके 12 आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका स्ट्रक्चर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, तो फिर आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अब ये बाइंड कैसे करते हैं, जो भी मेटल का सेंटर होगा उसमें ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी इनकी, ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी, और ये नाइट्रोजन, और ये रहा O-। इस तरीके से मेटल के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, अब ये PCl5 अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉस्फाजीन्स की सिंथेसिस रिएक्शन होती है, और हर जगह फॉस्फाजीन्स ही बनाए हैं। अब इसमें बैलेंस करना है रिएक्शन को कि अल्टीमेटली क्या बनेगा, PCl5 बैलेंस करोगे अगर रिएक्शन को, और NH3 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, तो मतलब 4 फॉस्फोरस का फॉस्फाजीन बनेगा, 4 फॉस्फोरस का मतलब टेट्रामर का फॉर्मेशन होने वाला है। अब इसमें PnCl2 का होल 4 बनेगा। इसके अलावा अब जो भी आयंस बाकी रह गए PnCl2 का होल 4, तो ये होल थ्राइस वाले तो कैंसिल आउट ही कर दो, बिकॉज 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो चारों ही नाइट्रोजन यहाँ पे आएंगे। इसके बाद जो HCl है वो 12 होंगे या 9 होंगे, तो बैलेंस करो रिएक्शन को, कितने यहाँ पे हाइड्रोजन्स का तो कोई रोल नहीं है। टोटल हाइड्रोजन्स देखिए, अमोनिया में 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे 12, तो ये 12 HCl निकलेंगे, यहाँ से 12 HCl निकलेंगे। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, सीधा बैलेंस करना था आपको, कुछ यहाँ पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब Re2Cl8 का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा होगा, अगर Re के बॉन्ड हैं तो इनके बीच में 5 बॉन्ड्स आते हैं, ये 5 बॉन्ड्स आते हैं इनमें, 2 Re के लिए, और बाकी Cl8 4 यहाँ पे, 4 यहाँ, और नीचे वाले में भी 4 क्लोरीन की लिंकेज होती है। ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल Re2Cl8 का। सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसके बीच में क्वाड्रपल लिंकेज होती है, इसके बीच में क्वाड्रपल लिंकेज होती है, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, लैम्डा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा हुआ है जीरो कंडक्टेंस किसकी होगी, ज्यादा नहीं, जीरो कंडक्टेंस किसकी होगी, नंबर ऑफ आयंस जिसमें सबसे ज्यादा कम होंगे उसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी। जीरो कंडक्टेंस मतलब कि नो आयंस, जीरो कंडक्टेंस का मतलब होता है नो आयंस, बिकॉज लार्जर द नंबर ऑफ आयंस, लार्जर द number of ions, larger is conductivity,
लार्जर इज कंडक्टिविटी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब देखिए फर्स्ट वाले में अगर आप मॉलिक्यूल को तोड़ो तो ये मिल जाएंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोराइड आयन, 3 आयंस मिलेंगे फर्स्ट वाले केस में। बी ऑप्शन में अगर तोड़ते हो तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर ही है, इसमें Br3 माइनस उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट ही है, तो कोई आयंस में नहीं टूटेगा, ये एज इट इज मॉलिक्यूल रहेगा, कोई आयंस में नहीं टूटेगा, पूरा का पूरा न्यूट्रल स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहेगा, कोई आयंस में नहीं टूटेगा। सी में देखो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर और एक Cl माइनस है, तो ये टोटल 2 आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। और डी ऑप्शन में देखा जाए तो ये 3 Cl माइनस और एक कॉम्प्लेक्स का स्फीयर, यानी कि 4 आयंस होंगे। और जहां कोई आयंस में नहीं टूटा है यही केस देगा जीरो कंडक्टेंस, ये जीरो कंडक्टेंस बिकॉज कोई आयंस नहीं, नो आयंस, कोई आयंस में नहीं टूटेगा ये। और हाईएस्ट कंडक्टेंस हो जाएगी 4 आयंस की, फिर 3 आयंस की, फिर ये 2 आयंस और लीस्ट होगी जहां कोई आयन नहीं। नेक्स्ट देखो पोटेशियम परमैंगनेट डार्क कलर का होता है, रीजन वही हमने अभी डिस्कस किया था जो डाइक्रोमेट के लिए, साथ के साथ हमने पोटेशियम परमैंगनेट का भी रीजन पूरा डिस्कस कर लिया था। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करी थी KMnO4 जिसमें मैग्नीज आता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 3D जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, इसी वजह से कोई इसमें DD ट्रांजिशन तो हो नहीं सकती। कोई इसमें DD ट्रांजिशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि DD ट्रांजिशन के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ना एक होना चाहिए, यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको स्ट्रॉन्ग पर्पल कलर देते हैं या वायलेट कलर आप कह लो। तो नेक्स्ट इसका रीजन क्या होगा, इसका है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। नेक्स्ट देखिए अब ये कुछ पेयर्स गिवन हैं जिनमें से ये पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं इनमें से कौन से आयंस के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला भी वैलिड होगा, कौन से आयंस के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला भी वैलिड होगा। और ये सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखें, एफ ब्लॉक में वैसे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू G अंडर रूट का J+1, ये होता है एफ ब्लॉक के लिए। बट इन केस ऑफ हाफ एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में क्या होगा कि जब हाफ और फुली फिल्ड हो जाएगा L की वैल्यू 0 निकल के आती है, दैट मीन्स नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन उस केस में नहीं मिलता देखने के लिए। और जब ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही आप वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट n+2, दिस इज, ये होता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें या तो हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, ऐसे केसेस में इसी मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बिकॉज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है। तो म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला इन केसेस में वैलिड होता है, ये वैलिड होता है। अदरवाइज इस फॉर्मूले से निकालते हो जहां पे G होता है लेंडे फैक्टर और इसकी वैल्यू होती है 3/2, S इंटू में S+1 माइनस का J इंटू में J+1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये वैल्यू J नहीं, इसमें माइनस का L इंटू में L+1 होल डिवाइडेड बाय 2J J+1, इस फॉर्मूले से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम सारे आयंस में देखें, गैडोलीनियम जो है ये सेंटर का एलिमेंट है, तो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड ही है, तो ये इसके लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड होगा। नेक्स्ट ल्यूटेशियम लास्ट एलिमेंट है और इसमें +3 में D का एक इलेक्ट्रॉन और S के दोनों निकल जाएंगे, तो ये फुली फिल्ड रहता है, तो ये फुली फिल्ड वाला केस है और यही हो जाएंगे आपके स्पिन ओनली फॉर्मूला वैलिड वाले केस, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा सीरियम +3 अगर देखो तो 4f1 है, इसमें ये वाला फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Nd की बात करें तो Nd वाले केस में ये होता है 4f में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर Yb+3 देखो, Yb+3 में होते हैं 4f13, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। उसके बाद Tm+3, Tm+3 में भी अगर आप कैलकुलेट करो फिर देखोगे
ये होता है 4f में 12 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद pm वाला केस देखोगे तो 4f में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और HO वाले केस में अगर कैलकुलेट करोगे ये होता है 4f में 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी देख लेना, हमने इसकी पहले पूरी सीरीज लिख के देखी है। ये सारे केसेस बस आपको हाफ फील्ड और फुली फील्ड याद रखने की जरूरत है। गैडोलिनियम बीच में आता है, ल्यूटेशियम लास्ट में आता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो D का इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। F की नंबरिंग जो रहेगी एग्जैक्टली उनकी पोजीशन आ जाएगी। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है मायोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। देखो मायोग्लोबिन की बात है तो वैसे ये तो बायो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से कैसे लिंक्ड है, बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा है, किसका बनता है ये मायोग्लोबिन। ये होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है और साथ में पोरफायरिन रिंग, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये पोरफायरिन रिंग बनती है और इसके साथ हिस्टिडीन बाइंड होता है, हिस्टिडीन बाइंड होता है, और साथ में ये जो हमने बॉन्ड बनाया ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, ये प्रॉक्सिमेट बॉन्ड होता है। तो ये ओवरऑल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही काउंट करोगे, इसको हम काउंट नहीं करते उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो इसमें पूछा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका होगा, आयरन यहाँ प्रेजेंट है तो आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। अब ये मायोग्लोबिन और दूसरी चीज ये जो पोरफायरिन रिंग हमने बनाई, ये पोरफायरिन रिंग और आयरन कहीं पर भी मिल करके अगर दिख जाए इसको कहा जाता है हीम यूनिट, ये होती है हीम यूनिट। बाकी ये डिटेल बायो इनऑर्गेनिक की कहानियां हैं तो उसमें हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला देखो, नेक्स्ट द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। जैसे हमने एफ ब्लॉक की फैमिली देखी थी, सॉरी 4f सीरीज देखी थी लैंथेनॉइड्स वाली, उसमें कैलिफोर्नियम एटम नहीं आता, ये आता है एक्टिनाइड्स में। अगर एक्टिनाइड सीरीज देखो तो एक्टिनाइड के बाद फिर थोरियम आता है, इसकी सीरीज को अगर लिखो तो ये नेपट्यूनियम, Pu, Am, Cm, Bk, फिर उसके बाद Cf, यही आता है यहाँ कैलिफोर्नियम, Es, Fm, Md, No और La, लास्ट में लॉरेंशियम। कंप्लीट हो चुके होंगे आई थिंक पूरे 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस 14 एलिमेंट्स। और ये रहा कैलिफोर्नियम, दिस इज कैलिफोर्नियम। बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी सीरीज का है, एक्टिनाइड सीरीज का ये एलिमेंट है, एक्टिनाइड का ये एलिमेंट है। लैंथेनॉइड को हमने पहले ही अलग से डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें आयरन +3 की रिगार्डिंग पूछा हुआ है कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है। आयरन +3 की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर नॉर्मल आयरन देखो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अगर +3 है तो 2s से इलेक्ट्रॉन गए, एक d से इलेक्ट्रॉन गया तो 3d 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3d में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन बचे, और 5 इलेक्ट्रॉन d शेल में, दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड शेल हो चुकी है, दिस इज हाफ फिल्ड d सब शेल। इसी वजह से ये स्टेबल होता है, इसी वजह से ये स्टेबल होता है। ऑप्शंस में देखो कंप्लीटली फिल्ड नहीं, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल की वजह से इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, हाफ फिल्ड की वजह से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे कंपाउंड्स और उनके रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है, मैच करना है आपको करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से। अब फर्स्ट में देखो कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ अगर दूसरा ऑप्शन देखो जिंक है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जिंक के साथ है अमोनिया, अमोनिया होता है वीक लीगेंड होता है। तो अगर जिंक का केस ऐसा है, चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो चाहे वीक लीगेंड हो, इसमें कहानियां होती हैं 3d10 कॉन्फ़िगरेशन की। 3d10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो चाहे वीक लीगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि जब आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे सारे डी के इलेक्ट्रॉन्स तो फुल हैं, पेयरिंग करवाओगे भी तो किसकी, सारे ऑलरेडी फिल्ड हैं, अनपेयर्ड होते तो पेयरिंग की नीड होती।
3D 4S और 4P। ये अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी अगर 4 दी हुई है तो जिंक, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 गिवन है, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात होगी। जिंक के केस में ऑलवेज बाहर वाली शेल होंगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ही बनेगा। ऑप्शंस में देखो एलिमिनेट कर देंगे हम इसी तरीके से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 के ये दोनों हैं, और लास्ट के ये जो दोनों गिवन है ये ऑक्टाहेड्रल के हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में है तो ये जिंक वाला तो भाई sp3 के अलावा और कुछ बनाएगा नहीं, और ये दोनों ऑक्टाहेड्रल के लिए तो dsp2। वैसे तो अगर कॉपर +2 की बात करें तो ये होता है D9 कॉन्फ़िगरेशन, और अमोनिया यहाँ वीक है तो भाई होना तो चाहिए था ये भी sp3, ये भी sp3 ही होना चाहिए था, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बचेगा बिकॉज जिंक के केस में आप dsp2 बना ही नहीं सकते, इसी वजह से आपको ये ऑप्शन इससे मैच करना पड़ता है क्योंकि और पॉसिबिलिटी नहीं है। कायदे से तो इसका भी sp3 ही होगा। अब देखो ए ऑप्शन के बाद सी ऑप्शन में वैसे तो एलिमिनेट आई थिंक हो चुके होंगे, अगर ए वाला मैच कर रहा है 4 से और बी वाला 3 से, चलो यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी, ये दोनों ही एलिमिनेट हुए। अब आयरन इस केस में है, ये जो पर्टिकुलर सी, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको करेक्ट लिखेंगे, इसको करेक्ट लिखेंगे। आयरन के साथ CN2O कुछ नहीं है, ये H2O गिवन है, H2O का होल 6 है और 3 पॉजिटिव आयन। और इसी तरीके से जो ये सी वाले के साथ अगर डी वाला देखो तो ये है आयरन और साइनाइड का होल 6 है और इसमें 3 माइनस है, होल 6 है और 3 माइनस है। अब जैसे साइनाइड गिवन है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ऐसे केसेस में अगर आयरन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग तो होना पक्की बात है, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, पूरा ऐसा D5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, और बाहर वाली शेल्स ये रहे, ये 3D, ये 4S और ये 4P, 6 लीगेंड्स आकर बाइंड कर रहे हैं, ये अंदर की 2 शेल और बाहर की मिला करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। D2sp3 अंदर वाली डी शेल तब इन्वॉल्व होगी जब आयरन के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। साइनाइड वाले केस में ये रहा सेकेंड ऑप्शन से मैच करते हुए बी ऑप्शन राइट। और इस केस में ये CN2O कुछ नहीं है, वाटर है, और वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉरी वीक लीगेंड होता है। वीक लीगेंड है तो वीक लीगेंड देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भले ही लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन अगर वाटर है, वाटर के साथ सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +3 ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह वाटर उसमें एक्ट करता है। अब इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन। टर्म सिंबल निकालना है D5, अगर टर्म सिंबल की बात करें तो ये निकाले जाते हैं, ये L की वैल्यू 2s+1, और ग्राउंड स्टेट में यहाँ वैल्यू नहीं होती, अदरवाइज यहाँ पे J की वैल्यू ली जाती है। अब इसमें आपको J की वैल्यू लेनी नहीं है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये D की शेल में आप जब फिल करोगे 0 +1 +2 -1 -2, L की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि सारी शेल फिल्ड है कंप्लीटली। अब S की वैल्यू स्पिन होती है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक के लिए हाफ, ये वैल्यू 5/2 निकल के आएगी। अब 5/2 2s+1 की मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी लेते हैं तो 2 इंटू में 5/2 प्लस का 1, ये वैल्यू 6 के बराबर होगी। और L की वैल्यू अगर 0 है, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कितनी आती है, तो हमें क्या करना है, अगर L की वैल्यू 0 है तो S शेल, 1 है तो P, 2 है तो D, एंड सो ऑन आपको मूव करते जाना है, SPD FGHIJKLM ऐसे बढ़ते चले जाओगे। अब इसमें देखो ये वैल्यू 0 है, दैट मीन्स S शेल, टर्म सिंबल L की जगह S, 2s+1 की जगह 6, ये आ गया इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये आ गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, 6 वैल्यू 6s वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट, अब ए और बी यहाँ बताने हैं। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए हम ऑलरेडी एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्कस कर चुके हैं, कोल्ड डाइल्यूट NaOH क्लोरीन के साथ, हॉट कंसंट्रेटेड NaOH क्लोरीन के साथ। क्वेश्चन में गिवन था हॉट कंसंट्रेटेड और हमने वहाँ कोल्ड और डाइल्यूट की भी बात कर ली थी, तो ये हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें NaCl H2O दोनों में ही बना था।
अब कोल्ड के केस में हमने क्या बनाया था, NaOCl, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड में बनाया था NaCl, NaClO3, NaClO3। ये हमने बी ऑप्शन में, सॉरी बी में हमने बनाया था जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड का केस था। ए में NaOCl बनेगा, ये दोनों काट दो, और दूसरे में NaClO3 बन जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम का क्या होगा। सीरियम पहला ही एलिमेंट होता है एफ ब्लॉक सीरीज का, स्पेशली 4F का। तो जब हम लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं सबसे पहले सीरियम ही आता है, और सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो ये है 4F सीरीज का, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले 5D में एक इलेक्ट्रॉन, और जो 6S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ऑप्शंस में देखो ज़ीनॉन जो पहले है वो तो उसकी पहले वाली नोबल गैस को बता रहा है, हमने वैलेंस शेल का लिखा हुआ है। 4F 5 नहीं, ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स, F में 1, D में 1 और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये F में 7 और 6s2, ये तो इसने दे दिया गैडोलीनियम का, ये गैडोलीनियम का दे दिया। और 4F4 अगर है तो ये हो जाएगा, ये सीरियम के बाद PR ND PM, तो ये F में 1, F में 2, F में 3 और ये F में 4। तो ये F में 4, ये PM वाला केस हो गया। इसी तरीके से अगर 4F5 हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट वाला जो है कि SM, तो ये F5 वाला केस हो जाएगा। तो ये सेमेरियम का हो जाएगा, ये सेमेरियम का हो जाएगा। यही वाला है सीरियम के लिए। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एलिमेंट्स की पोजीशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब ये जो कॉम्प्लेक्स है सॉल्यूशन में टूट के कितने आयंस देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, UPPSC GDC यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ये CONH3, ये इसका होल 6, ये आयन और Cl3 है, 3 Cl माइनस आयन, तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज। कितने आयंस मिल रहे हैं टोटल, यहाँ पे 4 आयंस हैं, 1 पॉजिटिव और टोटल 3 नेगेटिव आयंस। टोटल 4 आयंस यहाँ देखने को मिल जाएंगे, टोटल 4 आयंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिक्विड अमोनिया सल्फामिक एसिड बिहेव्स एस। देखो सल्फामिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सल्फामिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सल्फामिक एसिड S डबल बॉन्ड O, एक साइड OH होता है और दूसरे साइड NH2 होता है। दिस इज सल्फामिक एसिड। और ये अगर यहाँ पे बात करी गई है अमोनिया की, तो अगर इसको अमोनिया में डिसॉल्व किया जाए तो ये 2 प्रोटॉन्स देता है, 2 प्रोटॉन्स देता है, एक ये हाइड्रोजन और दूसरा NH। ये दोनों ही अपने प्रोटॉन्स लॉस करते हैं और ये एक डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है, ये एक डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है। देखो ये इसमें दोनों प्रोटॉन्स को लॉस करेगा और ऐसे केसेस में ये एक डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा जो 2 प्रोटॉन सब्सट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वाटर का केस देखो, अगर इसी को पानी में डाला जाए उस केस में सिर्फ NH2 अपना प्रोटॉन देगा, ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन नहीं देता। ये OH एज इट इज ही रहेगा और ये सिर्फ NH माइनस बनेगा। जो ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है सिर्फ वही निकल पाता है, सिर्फ वही ही निकल पाता है। तो ये पर्टिकुलरली बिहेव करता है एज अ मोनोबेसिक एसिड, ये एक मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ये बात ऐसा होता क्यों है, बिकॉज अगर हम इन जनरल बात करें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अमोनिया की ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू वाटर। तो अमोनिया की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रोटॉन्स खींच सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोटॉन क्यों निकला जो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन वाला ज़्यादा एसिडिक क्यों, दोनों ही प्रोटॉन्स जो बनते तो ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो जो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। सॉरी, ये जो प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट करने की टेंडेंसी होगी
तो ये टेंडेंसी ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एक सेकेंड, तो ये पर्टिकुलर केस में NH2 एज इट इज़ रहेगा और ये लॉस करके O पे माइनस चार्ज आएगा, NH2 अपना प्रोटॉन नहीं देगा और ये मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। N पे ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड भी होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। नेगेटिव चार्ज O पे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। इसी वजह से ये प्रोटॉन सिर्फ OH वाली साइड से निकलेगा, NH वाली साइड से नहीं निकलेगा। और सिर्फ इतना बताना था कि किस तरीके का बिहेव करेगा। तो अमोनिया के केस में ये डाई बेसिक एसिड की तरह वर्क करता है और वाटर के केस में ये बिहेव करता है मोनोबेसिक। यहाँ अमोनिया का पूछा था तो डाई बेसिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चन इस सेशन के। तो आई होप आपको ये वीडियो और लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।